जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के 26 फरवरी को होने वाले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके 26 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी देखिए कि वर्तमान समय में अभी आप लोग इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर को जान रहे हैं पहले से। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आर्थिक क्रिया उसको कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अर्थ अर्जन करता है या फिर धन कमाता है। तो दोस्तों पहले नंबर में आप लोग देखिए दिया हुआ है दोस्त की शादी में शामिल होना, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। दूसरे में दिया गया घर में पूजा करना, ये भी आर्थिक क्रिया नहीं है। तीसरा में दिया गया विद्यालय में पढ़ाना, यानी कि यही आपका सही उत्तर हो गया, विद्यालय में पढ़ाना। इसमें शिक्षक हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हैं तो विद्यालय में पढ़ा करके धन अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, यानी कि ये आर्थिक क्रिया है। बाकी हम लोग देखें तो अपने घर की सफाई करना, तो ये भी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पहले जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था तो उसके उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो दोस्तों सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी होता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है क्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट। तो ये आपका सही नहीं, इसमें ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इंटरनेट, ये भी सही है, पत्रिका भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। तो ये जो होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो ये जो हुई थी आपका 1951 में हुई थी, और ऐसे कहा जाए तो अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी 1981 में हुई थी, विधि पूर्वक। समझ रहे हैं, आजादी के बाद पहली बार 1951 में, और अभी जो है प्रत्येक 10-10 साल में भी होता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं 1 समय। कालिक का मतलब होता है काल से जुड़ा हुआ शब्द है कालिक, यानी कि निश्चित समय पर, तो काल का मतलब समय होता है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं पहला सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो बनाए जाते हैं आप लोगों का इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरा में देखिए दिया हुआ है संतत और वित्त दोनों चर, यानी कि इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और इसमें दिया गया है संतत और वित्त दोनों चर, तो यही इसका सही उत्तर होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि आंकड़ा 12, 13, 8, 9, 11, 14 तथा 25 की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों इसको हम लोग अगर व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 होगा, 9 होगा, इसके बाद 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर क्या होगा 25 होगा, है ना। तो इसमें देखिए मध्य में जो आएगा तो आपका कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये 12 इसका जो माध्यिका होगा। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। तो वह जो बहुलक कहलाता है, जो बहुतों बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 2 बार बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो विभाजित करता है वो माध्यिका विभाजित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि 25, 30, 20, 40, 50, 15 तथा 200 का परास क्या होगा। तो दोस्तों इसका परास का फॉर्मूला के साथ हम लोग हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 185। ठीक है, आप लोग हल करके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना यहाँ पर क्या होगा से की जाएगी। खाली स्थान पर क्या होगा तो यहाँ पर होगा माध्यिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 तथा समांतर माध्य 100 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो इसको भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 32% होगा। समझ रहे हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि सहसंबंध गुणांक का परास क्या होता है। तो उसका जो परास होता है -1 से लेकर के +1 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऋणात्मक ही होगा, यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है आपका स्पीयरमैन को, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वर्तमान वर्ष की मात्रा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्नियर किस देश का यात्री था। तो वर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का था सर, फ्रांसवा बर्नियर। इसके शुरू में फ्रांसवा है जो यहाँ नहीं दिया गया है। तो ये बर्नियर कहाँ का नागरिक था, तो फ्रांस का था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे। तो प्रधानमंत्री होते थे, जो अब खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। योजना आयोग को समाप्त करके अब जो है नीति आयोग बनाया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम है। इसके बाद क्या बन गया, तो नीति आयोग बना है। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1991 ईस्वी में, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि समृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों समृद्धि का मतलब जो होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन पूंजी के भंडार में वृद्धि, परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। पहली जो था वो कृषि को अपनाया गया था, है ना, आधार माना गया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण नहीं है वो कौन है, तो वो है आपका आयकर। ये जो आयकर है, इनकम टैक्स जो लगता है वो आपका जो है प्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी आप लोग देखिए ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर है, ये भी प्रत्यक्ष कर है, ये भी प्रत्यक्ष कर है। समझ रहे हैं, ये जो प्रत्यक्ष कर है उस कर को कहते हैं जिसको दूसरे पर टाला नहीं जाता है, जिस पर लगाया जाता है तो वही उसका जो भरपाई करता या भरता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो वो है आपका भारत। भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास का कहा जाए खेती करता है, निर्यात भी करता है। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, और कहा जाता
जाता है कि सभी भारतीयों को खाता खोलना चाहिए बैंक में, है ना। तो ये आपका सही उत्तर है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो शिक्षा में निवेश है, प्रशिक्षण में निवेश है, इसके बाद स्वास्थ्य में निवेश है, लेकिन ये जो सड़क निर्माण ये जो है ये मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। ये जो है देश, इस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है। तो इसमें हम लोग देखें तो बेरोजगारी है, ऋणग्रस्तता है, जनसंख्या दबाव है, ये सभी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है। तो ये आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। समझ रहे हैं, तमिलनाडु में इस योजना को चलाया जा रहा है महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक की जानकारी के लिए। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें लोग देखें फल का उत्पादन आता है, मसाले का उत्पादन आता है, चाय का उत्पादन आता है, लेकिन ये जो चावल का उत्पादन है ये आपका बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है। स्वनियोजित का मतलब अपना रोजगार कर रहा है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखिए सरकारी विद्यालय का शिक्षक ये नहीं है, सरकारी बस का ड्राइवर ये भी नहीं है, निजी विद्यालय का शिक्षक ये भी नहीं, ये तीनों दूसरे पर निर्भर है ना। लेकिन हम लोग देखें तो सीमेंट दुकान का जो मालिक है वो दूसरे पर निर्भर नहीं, वो अपने मालिक है, तो इसको कहा जाता है स्वनियोजित। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 36वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो उसको दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा। समझ रहे हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 37वां प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका सौर ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा जो है वो जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 38वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्न में कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है। तो शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर ये भी है, मृत्यु दर भी है, लेकिन साक्षरता दर जो है ये आपका जो स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों का यही तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपको जो है अगले प्रश्न का उत्तर बताएं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पूरा हेल्प करूं, साथ ही साथ क्लास 12 में भी इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को क्लास 12 में भी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है उसके उत्तर को देखें। तो इसमें पूछा गया है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि यह हल्का है, यह महंगा है, या फिर इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, या कम मात्रा में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। इस तरह का खेती किया हुआ अगर खाएंगे भोजन, आलू है या कोई भी फसल है, तो उससे जो है शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों पाकिस्तान में प्रजनन दर सबसे अधिक है, वहां पर जो बच्चे हैं बहुत अधिक पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। और आप लोग को पता ही होगा पाकिस्तान जो एक इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक देश है, और वहां पर बंध्याकरण या नसबंदी के जैसा कोई भी जो है फैमिली प्लानिंग का तकनीक अपनाया नहीं जाता है, जिसके कारण वहां पर बच्चों का जो है जन्म बहुत अधिक होता है, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रहा है, और इसी के कारण बेचारा पाकिस्तान जो है वहां के लोग भोजन के लिए भी तरसते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के 26 फरवरी को होने वाले इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने
आपने याद कर लिया है, समझ लिया है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोहराए सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को फिर से शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।